अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में आज हम जो है क्या पढ़ेंगे, ब्रांचेस पढ़ेंगे बायोलॉजी की। ठीक है, सम ऑफ द मेजर ब्रांचेस और फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन बायोलॉजी आर डिस्क्राइब बिलो। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है? सही है, इट इज़ अ रेसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ये क्या है? एक रेसेंट ब्रांच है किसकी? बायोलॉजिकल साइंस की, जो कि डील्स करती है विद द स्ट्रक्चर से, साख्त एंड फंक्शन, काम से, किसके? ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल की क्या शेप है, क्या साख्त है, क्या काम है, वो हम किस में स्टडी करते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, विच फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी वो कौन से मॉलिक्यूल है, क्या शेप है, क्या काम है कि वो फॉर्म करता है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। विच फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स ऑर्गेनल, और उस ऑर्गेनल को फॉर्म करता है। दे टेक पार्ट इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हिस्सा लेते हैं किसमें? बायोलॉजिकल प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। वो कौन से मॉलिक्यूल है, उनका क्या काम है, जो कि सेल के स्ट्रक्चर में और उसके ऑर्गेनल में क्या करते हैं? हिस्सा लेते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, जानदार के। और जैसे कि ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि हो गया प्रोटीन मॉलिक्यूल। सही है, जैसे कि होता है और डीएनए से, जो कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, फिर वो जो है वो ट्रांसक्रिप्ट आरएनए बाहर आता है, फिर उसकी ट्रांसलेशन होती है साइटोप्लाज्म में, फिर क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इस तरह से जो है यही इसी के बेस पर हम कि वो न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड से ही मिलकर बनता है ना डीएनए, तो वो जो एक ही मॉलिक्यूल हो गए ना, तो हम कह रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं हम, यानी वो कौन से मॉलिक्यूल हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं? जानदारों की बायोलॉजिकल प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, तो उनकी स्टडी हम किस में करते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। आई होप यू अंडरस्टूड। सो देन स्टार्ट माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो होता है वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा। ठीक है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, जैसे कि वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए। ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स एंड पैथोजेनिक फंजाई। पैथोजेनिक होते हैं नुकसानदेह फंजाई जो होते हैं, क्योंकि कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, इस वजह से। विच कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, यानी ये एक ऐसे, जैसे मैंने बताया कि इसको हम सिर्फ अंडर माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं। तो इन सब की स्टडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी किस में आती है? माइक्रोबायोलॉजी। ओके, देन आता है हमारे पास क्या है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इट डील्स विद स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। इस हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, एंड इट्स इफेक्ट्स, और उसके इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। सही है, जो कि किस पर होते हैं? ऑर्गेनिजम्स पर होते हैं। ठीक है, यानी एनवायरनमेंट का, जैसे मैंने आपको 9 की बायोलॉजी में पढ़ाया था कि माहौल का असर भी इंसान पर होता है। जैसे कि पाकिस्तान के रहने वाले लोग ना ज़्यादा काले होते हैं, ना ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, क्योंकि हमारा माहौल जो है नॉर्मल है। ठीक है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा बहुत सर्दी होती है। अब पाकिस्तान में रहने वाले तो ख़ास तौर पर कराची में रहने वाले तो ये समझेंगे हमारी ज़्यादा गर्मी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा काले होते हैं। सही है, तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और बाकी जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं, जैसे कि तुर्की। और ठीक है, तो माहौल का भी इंसान पर बहुत ज़्यादा असर होता है। ये तो एक मामूली से एग्जाम्पल थी, और भी बहुत से इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ओके, तो हम कहाँ आते हैं? स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इस एनवायरनमेंट की स्टडी और उसका इफेक्ट जो है जानदार पर, वो हम किस में स्टडी करते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। प्रीवियसली इट वॉज नॉन एज, और प्रीवियस मीन पहले इसको कहा जाता है क्या? इकोलॉजी। इसको इकोलॉजी भी कहा जाता है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, उसके बाद क्या है? मैरीन बायोलॉजी। मैरीन से आपको समझ आ रहा होगा। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहिबिटिंग द सी। ये वो ऑर्गेनिज्म जो कि किस में रहते हैं? सी में रहते हैं, एंड ओकेन में रहते हैं, एंड द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट। उनकी जो फिजिकल और केमिकल जो खुशियात होती है उनके एनवायरनमेंट से, उसकी स्टडी को हम मैरीन बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। देन आता है हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब फ्रेश वाटर बायोलॉजी
में हम क्या करते हैं, इट डील्स विद द लाइफ, इसमें हम किसके बारे में करते हैं, ज़िंदगी, जो कि किस में होती है, फ्रेश वाटर बॉडीज़, यानी उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचिए कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, वो आते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। और वही आ गई कि उनकी कैरेक्टर की भी स्टडी की जाती है, ठीक है। और ये जो है आप सेकेंड ईयर की फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में डिटेल में लिखा हुआ है। हाँ, इसी आगे जो है नहीं, सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में लिखा हुआ है, जो डिटेल में जब मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। अच्छा, अब है पेरिस्टोलॉजी, पैरा बिसाइड स्टोर्स फूड और लोगोस साइंस स्टडी। अच्छा, पेरिस्टोलॉजी में क्या आता है, डील्स विद स्टडी ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, जो कि नुकसानदाह होते हैं हमारे लिए, देयर लाइफ साइकिल, उनकी जो लाइफ साइकिल, इसके मलेरिया हो गया, सही है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन विद देयर होस्ट, ठीक है, मोड ऑफ किस तरह ट्रांसमिट हो रहा है, क्या इंटरेक्शन हो रही है, होस्ट के साथ क्या इंटरेक्शन है, वो सब पेरिस्टोलॉजी में हम पढ़ते हैं। ओके, देन है ह्यूमन बायोलॉजी दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी ये ब्रांच जो है ना बायोलॉजी की, इसमें हम पता है क्या पढ़ते हैं, विथ ऑल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन रिगार्डिंग एवोल्यूशन, किस तरह इवॉल्व हुई ज़िंदगी, किस तरह से ये चीज़, जैसे कि मतलब एवोल्यूशन का पूरा चैप्टर है सेकेंड ईयर बायोलॉजी में, सही है, किस तरह से एवोल्यूशन हुई, किस तरह इवॉल्व हुआ, ये सब हम पढ़ते हैं। एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। ये मैंने भी 9 की बायोलॉजी मैंने सब पढ़ा है मैं। अच्छा, फिर आता है फिजियोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी, हेल्थ, इनहेरिटेंस, विरासत। तो ये सब जो है ना, ये सब हम करते हैं, किसमें पढ़ते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी में, ठीक है, कि जो भी मैन से रिगार्डिंग है, एवोल्यूशन है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, हेल्थ है, इनहेरिटेंस है, ये सब की स्टडी जो है किस में करते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सोशल बायोलॉजी हम क्या करते हैं, सोशल बायोलॉजी इज कंसर्न विद द सोशल इंटरेक्शन विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन एनिमल स्पीशीज़, यानी सोशल बायोलॉजी में पता है हम क्या करते हैं, हम सोशल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, किसके साथ, आबादी के साथ जो होता है ना एनिमल का, सही है, कि विद द सोशल इंटरेक्शन विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन एनिमल स्पीशीज़, यानी एनिमल स्पीशीज़ का जो आबादी के साथ जो ताल्लुक़ है ना, जो इंटरेक्शन है, उसके बारे में स्टडी उसके बारे में स्टडी करना कहलाता है सोशल बायोलॉजी, ठीक है। स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स, स्पेशली जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, सही। बाकी ये जो है फोकस ऑन सच इश्यूज ऑन वेदर सर्टेन बिहेवियर ऑन हेरिटेड ऑन कल्चरली इंड्यूस्ड, ये सब इतना नहीं, बस आपको डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए और वो समझ में आनी चाहिए। ओके, बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज़ अ वेरी रिसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायो लाइफ टेक्नोलॉजी मीन्स सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट, तो ये मैंने आपको 9 की बायोलॉजी में बहुत डिटेल में समझाई है, ठीक है, यहाँ भी बढ़ा लेते हैं। दिस इज़ अ वेरी रिसेंट ब्रांच ऑफ, ये बहुत ही रिसेंट ब्रांच है, सही है, इंट्रोड्यूस इन अ बायोलॉजिकल साइंस, जो कि किस इंट्रोड्यूस हुई है, किस में, बायोलॉजिकल साइंस में। इट डील्स विद द यूज़ ऑफ द डेटा, इसमें हम डील्स करते हैं, इस्तेमाल करते हैं डेटा और टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, किसकी, इंजीनियरिंग की, सही है, हम इसमें डेटा और टेक्निक इस्तेमाल करते हैं इंजीनियरिंग की, एंड टेक्नोलॉजी फॉर द स्टडी, और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं फॉर द, किसके लिए, स्टडी के लिए, एंड सोल्यूशन के लिए, किसकी, यानी सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन के लिए, कंसर्निंग लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलरली द ह्यूमन बींग्स, यानी इसमें हम पता है क्या करते हैं, इंसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, सही है, टेक्निक ऑफ इंजीनियरिंग यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, सही है, सही है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम ये करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि इंसुलिन की इंजेक्शन लगाई जा रही है, इंसुलिन कहाँ से प्रिपेयर हो रहा है, कभी आपने सोचा है, ये बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से हो रहा है, और ये सिर्फ कैसे हो रहा है, बहुत ही लंबी डिस्कशन हो जाएगी, तो ये सेकेंड ईयर में पढ़ाऊँगी ना, तो सेकेंड ईयर की बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी अलग चैप्टर बना हुआ है, तो मैं आपको उसमें समझाऊँगी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि इंसुलिन जो है क्यों ज़रूरी है, कहाँ, तो हमारे ब्लड में जब हम बोल रहे हैं चॉकलेट चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा वो चीज़ें जिसमें ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो हमारे ब्लड में अल्टीमेटली क्या हो जाती है, इंसुलिन, वो ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है। सो पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन रिलीज़ करते हैं, और इंसुलिन जाता है और ग्लूकोज को पकड़ के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और लिवर में स्टोर कर देता है, और जब भी हमें ग्लूकोज की कमी होती है तो वो
अच्छा, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है ये इंसुलिन। और जब हमें ग्लूकोज की कमी होती है हमारी ब्लड में, तो ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में, और ये काम अब इंसुलिन नहीं करता, बल्कि ये उसका जुड़वा वायु जो ग्लूकागॉन है ना, वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। जुड़वा वायु नहीं है हकीकत में, मैं मतलब याद रखने के लिए, वो भी बीटा सेल से रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ग्लूकागॉन जब होता है, जब रिलीज़ होता है जब ग्लूकोज की कमी हो ब्लड में, जबकि इंसुलिन जब रिलीज़ होता है जब ग्लूकोज की यानी ग्लूकोज बढ़ा हुआ हो ब्लड में। तो इंसुलिन उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर में स्टोर कर देता है, ताकि ज़रूरत के वक्त वो काम आ सके। और जब काम आने का टाइम आ जाए, मीन ग्लूकोज की मात्रा कम होगी ब्लड में, तो ग्लूकागॉन जाएगा, अब इंसुलिन नहीं जाएगा, ग्लूकागॉन जाएगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड के थ्रू जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचा देगा। इस तरह से अब जो है मैंने इंसुलिन के काम बताएं। तो अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो आप खुद ही बताएं, ग्लूकोज की मकदार अल्टीमेटली बढ़ती रहेगी, फिर क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। इंसुलिन जो है उनके जिसम में या तो प्रोड्यूस नहीं होती, मतलब नहीं प्रोड्यूस हो रही, इस वजह से ग्लूकोज बढ़ रहा है। इंसुलिन प्रिपेयर की जा रही है थ्रू अ बैक्टीरिया, सही है बैक्टीरिया के जरिए, बैक्टीरियोफेज के ज़रिए भी, लेकिन आपके जो कोर्स में ना सेकंड बैक्टीरिया के ज़रिए, ठीक है। तो पूरा एक चैप्टर है इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊँगी। ये मैंने बहुत बड़ी एग्जांपल ले दी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जो है इंशाल्लाह आज यही ब्रांचेस तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप बताइएगा कमेंट्स करके आपको किस तरह लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही। फिर अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मैं तो यही समझूंगी ना कि आपको पसंद नहीं आ रही। फिर मैं वीडियोस फर्दर नहीं बना सकूँगी, क्योंकि जब आपको फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो फजूल में टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, गुड लक। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। ओके स्टूडेंट्स, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।